Okay, so let's carry on with what where we left, and let me share this screen with you. Right. So हमने देखा है कि मुख्तलिफ विंडोज़ जो कि मुख्तलिफ पीरियड में लोगों ने बनाई, उन विंडोज़ की को रिफाइंड फॉर्म में कैसे विंडो पैरामीटर डिज़ाइन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये कि आपको जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली है हाउ मच इज द मेन लोब, हाउ मच इज द विड्थ ऑफ द मेन लोब, देन द साइड लोब्स। वो साइड लोब्स जो है उनकी कितनी जो है ना एम्पलीट्यूड होने चाहिए, यानी वो जो अटेन्युएशन है उसमें साइड लोब में कितनी होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि मेन हमारे किसी भी एफ आई आर फिल्टर की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। given the filter specifications, we have to know the filter specifications। जैसे आपको याद होगा IIR filter design में हमने देखा था कि you have the stop band frequency, you have the pass band frequency, you have stop band attenuation and the pass band attenuation, and also जो जो filter पे की poles and zeros हैं वो फिर हम उससे निकालते थे। हम कहते थे कि ठीक है, we have to design this filter and this filter must meet these specific requirements। और उसके बाद uh, हम उसमें से ट्रांजिशन रीजन भी हमें पता चल जाता था, बिकॉज हमें स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी और पास बैंड फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम ट्रांजिशन रीजन या विड्थ ऑफ द ट्रांजिशन बैंड भी निकाल सकते हैं। नाउ वंस यू न्यू दैट, तो आप उसमें से पोल निकालते थे। पहले तो कॉन्टिन्यूस टाइम में उसको प्लॉट करें, तो इधर डिस्क्रीट टाइम से कॉन्टिन्यूस टाइम में इधर यू आर यूजिंग दी इम्पल्स इनवेरियंस टेक्निक और दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप उसके लिहाज से अपनी स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट डोमेन में निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करके। तो कॉन्टिन्यूस डोमेन में आप फिल्टर के पोल्स निकालते हैं इन दी लेफ्ट हाफ एस प्लेन, और उससे आप फिर कन्वर्जन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन, वेदर इट इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पल्स इन्वेरियंस, आप उसको जी डोमेन में ले जाते हैं। So this was what we did in the IR filter design, but in the FIR filter design, we are given with the specifications like maybe you are given with the peak approximation error delta, which is in dB। तो अगर एरर डेल्टा की वैल्यू दी होगी नॉर्मल डोमेन में या डीबी में, -20 log 10 ऑफ डेल्टा के फॉर्म में 8 दिया होगा। तो इधर वे या तो डीबी में स्पेसिफिकेशन गिवन होगी या नॉर्मल डोमेन में गिवन होगी। आपने दिस इज वन स्पेसिफिकेशन, एंड देन द ट्रांजिशन बैंड between the stop band which is a higher frequency and the pass band which is a lower frequency, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप डेल्टा ऑफ ओमेगा निकाल सकते हैं। तो इधर आपको ओमेगा एस और ओमेगा पी दिया होगा, और उससे आप डेल्टा ऑफ ओमेगा निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि आप उसमें इसमें क्योंकि कॉन्टिन्यूस डोमेन इन्वॉल्व नहीं है, तो कैपिटल ओमेगा में नहीं। ठीक है, देन द शेप पैरामीटर। सो जो साइड लोब्स के एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है वो ये शेप पैरामीटर बीटा कंट्रोल करता है। बीटा की तीन वैल्यूज हो सकती हैं। इट इज गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन 50। तो ए अगर आप कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज दी पीक अप्रोक्सीमेशन एरर, तो ए की वैल्यू डीबी में, तो डेल्टा से नहीं आपने डायरेक्ट लेना, आपने ए की वैल्यू डीबी में निकालनी है, और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है, then beta is actually equal to 0.1102 into a minus 8.7। तो लोगों ने इसको मुख्तलिफ अप्रॉक्सीमेशन के जरिए और पेरिकल इक्वेशंस के जरिए ये कैलकुलेट। तो अगर a की वैल्यू 21 से लेके 50 के दरमियान है, तो देन
this formula will be used, that 0.85842 into a minus 20 raised to power 0.4 plus 0.07886 into a minus 21. So ये वो फॉर्मूला है जो कि आप यूज करेंगे गिवन दैट a is from 21 to 50 and it is 0 if a is less than 21. तो बीटा की वैल्यू 0 है, तो बीटा की वैल्यू 0 का मतलब है you have a rectangular band. The filter order m will be calculated using this formula a minus a over 2.285 into delta of omega. Okay? So delta omega या transition band की width आपको निकालनी होगी from the stop band and the pass band frequencies to calculate m also. तो m जो है वो a पता हो, delta omega पता हो तो आप m निकाल सकते हैं for the filter order. Okay. Now there are several examples in the book. हम एक example आज कर रहे हैं to clarify this concept of IR filter design using Kaiser window design method. So हमें given है that omega p which is the pass band frequency is 0.45 and the omega s is 0.65. Then delta 1 which is the stop band error, sorry the pass band error. तो जैसे IR फिल्टर डिजाइन में डेल्टा 1 था, इसी तरह डेल्टा 1 यहाँ भी है 0.01, डेल्टा 2 इज 0.001, यानी स्टॉप बैंड अटेन्युएशन एरर जो है वो 0.001 है. तो ये चार हमें गिवन स्पेसिफिकेशन है ऑफ दिस लो पास फिल्टर जो कि हमने एक FIR फिल्टर डिजाइन करा है. हमें इसमें जब विंडोइंग डिजाइन मेथड लेते हैं तो उसमें हमें इस तरीके से डिजाइन करना है कि मिनिमम ऑफ द 2 डेल्टास आप डेल्टा ले लें, यानी क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में which is calculating a you only need one delta, so either of the two can be used but actually it is the minimum which will be used. Minimum of delta 1 and delta 2 is 0.001. Then the cutoff frequency of this filter can be calculated. So that is the average of the two, यानी 0.45 and 0.65 में cutoff frequency है वो 0.55 है, जिसके दरमियान है. Delta of omega is the difference between omega s and omega p. तो आप इन दोनों को subtract करें, omega s minus omega p करें, so you will get 0.25. Okay, so that is delta of omega. From there जो है आपके पास values m की वो आप find कर सकते हैं. तो a is so a is what is 60. Okay, so minimum of delta of 1 and delta 2 is 0.001. आप उसका 20 log 10 ले minus 20 log 10 ले, you will get 60 as an answer. So now this value of 60 is greater than 50. Therefore आप जो formula beta का use करेंगे वो ये वाला होगा. ठीक है, तो plug in the value of a which is 60 minus 8.7 multiplying it with 0.1102 will give you beta equal to 5.653. ओके, तो ये वो काइजर विंडो डिजाइन पैरामीटर है जो कि हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट दी फिल्टर एच ऑफ एन. ओके, काइजर विंडो है टू कैलकुलेट जो कि एक FIR फिल्टर हमें देगा. अनदर थिंग इज हमने m कैलकुलेट करना है. सो m की वैल्यू कैलकुलेट होती है a और डेल्टा ऑफ ओमेगा से. तो a हमें पता है 60 है, डेल्टा ऑफ ओमेगा इज 0.025. So plugging in these two values, you will get m equal to 37. Now m जो है जो shift इसमें आती है वो m/2 की आती है. ठीक है, तो m/2 is 18.5. Therefore sync यानी जो फंक्शन है जिसको आपने राइट शिफ्ट करना है वो 18.5 शिफ्ट होगा टू मेक द फिल्टर कॉजल. इसमें इतनी लीनियर फेज यानी -18.5 की लीनियर फेज आ जाएगी इन द फिल्टर. नाउ जो बेसिकली फिल्टर डिजाइन केजर विंडो से हो रहा है ये बेसल फंक्शन यूज करके हो रहा है. तो
तो ये जो इक्वेशन है केजर फिल्टर डिजाइन मेथड की, आई थिंक आई हैव स्किप्ड दिस। तो केजर विंडो फिल्टर डिजाइन मेथड हैज डिफरेंट विंडोज, और उसके लिए जो पैरामीटर है चेंज करने का, ये मेन लोब एंड द साइड लोब, वो आपको बेस करता है एम पे और बीटा की वैल्यूज पे। सो एज आई एक्सप्लेन कि बीटा जो है वो साइड लोब्स को मैनेज कर रहा होता है और एम जो है वो मेन लोब को मैनेज करेगा। तो जितना बड़ा एम होगा, जितनी वैल्यू एम की ज़्यादा होगी, उतना अच्छा मेन लोब, उतना बेहतर मेन लोब होगा। और जितनी वैल्यू बीटा की बड़ी होगी, उसके लिहाज से साइड लोब्स बेटर होते जाते हैं। सो यू कैन सी कि बीटा इक्वल टू 0 के केस में साइड लोब्स काफ़ी ऊपर हैं। फॉर द विंडो विच इज़ अ रेक्टेंगुलर विंडो, बीटा इक्वल टू 3 is this one, and then you have beta equal to 6। तो जैसे जैसे आप बीटा बढ़ाए जा रहे हैं, कि जो साइड लोब जो है ना, इसकी विंडोज की शेप चेंज हो रही है। तो इक्वल अगर हम रखते हैं एम को, तो एम इज कांस्टेंट बट बीटा इज चेंजिंग। इन दैट केस बीटा इक्वल टू 0 इज अ हायर साइड लोब, यानी इसमें टेनुएशन -13 dB तक की है। फिर उसके बाद ये वाली विंडो आ जाती है बीटा इक्वल टू 3 के केस में। तो यू विल सी के उसमें साइड लोब थोड़े और नीचे हो गए हैं, और बीटा इक्वल टू 6 के केस में साइड लोब बिल्कुल नीचे चले गए। विच इज विच विंडो? सो अगर हम देखें तो ये जो ब्लैक मैन विंडो है, उसमें हमारे पास साइड लोब्स काफ़ी नीचे चले जाते हैं। सो -57 dB की टेनुएशन आ जाती है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ beta equal to 6, it reaches the uh, reaches closely to the black man window। तो beta equal to 7 में हमें मेन लोब बहुत बड़ा मिलता है, और जो है आपके पास साइड लोब भी जो है वो काफ़ी कम हो जाता है इन ब्लैक मैन विंडो। ये शेप आपको मिलती है। whereas whereas look at beta equal to 3। तो बीटा इक्वल टू 3 के केस में ये साइड लोब है, which is for हैनिंग विंडो। सो हैनिंग विंडो में इस तरह की हमें साइड लोब मिल रही है। -31 dB जो है वो आपके पास आ रहा है एटेन्यूएशन। ठीक है, उसमें -57 तक पहुंच जाती है ब्लैक में। ओके, सो ये फ़ायदा है कि आपको इसमें तो अलग-अलग विंडो डिज़ाइन है, लेकिन काइज़र विंडो में फॉर्मूला एक ही है। बीटा की ऑब्वियसली कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और आपको बहुत सारी उसमें से वेरिएशंस साइड लोब्स के लिहाज से और मेन लोब के लिहाज से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी विंडो आप बना सकते हैं। तो अनदर थिंग इज द मेन लोब। सो अब अगर हम मेन लोब कुछ देखें, तो उससे भी फर्क पड़ता है कि m इक्वल टू 10, m इक्वल टू 20, m इक्वल टू 40 के लिए व्हाट विल बी द शेप ऑफ द फिल्टर। ठीक है, तो m इक्वल टू 10 के लिए मेन लोब बहुत बड़ा है, m इक्वल टू 20 के लिए उससे छोटा मेन लोब है, एंड m इक्वल टू 40 के लिए और छोटा मेन लोब है। सो so these parameters also affect the filter design. Uh, in this case, I naught represents a zeroth order modified Bessel function of first kind। तो ये जो WN है, जो जिससे विंडो डिज़ाइन हो रही है, ये इसमें बीटा एम और इन्वॉल्व है, लेकिन फिर आई नॉट विच इज बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड जीरोथ ऑर्डर बेसल फंक्शन, वो इस्तेमाल हो रहा है इसको डिज़ाइन करने में। तो विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ हाउ दिस इज डन। हमारा फोकस इस तरह से होगा कि हम आपको स्पेसिफिकेशन दे देंगे डेल्टा की, ओमेगा की, और उससे आप बीटा फाइंड करके एम फाइंड करके हमें देंगे। एंड वंस यू नो बीटा एंड एम, एच ऑफ एन जो है वो इस फंक्शन के जरिए इस फंक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, which gives us the FIR फिल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो 0 से m तक उसकी लेंथ है, और वो जो है वो
फिल्टर हम FIR फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। ओके, so this was the preliminary uh, design of NFIR filter. इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो बुक में भी दी हुई हैं और कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम है तो आप वो करें ताकि और क्लैरिटी आपको हासिल हो इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग इन FIR फिल्टर। IR फिल्टर डिजाइन में आपने देख लिया था कि यू कैन यूज impulse invariance and bilinear transformation to design Butterworth filter, and then we also saw Merit Vaiya ने आपको कराया था the filter design using Chebyshev filter type 2 design using the method given in appendix B of the book. तो उसमें एक एलिप्स फॉर्म हो जाता है और उस एलिप्स में आपके पास एंगल्स हैं, तो पाई के आप उन एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं जिसपे पोल्स लाई करते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड एज प्लेन, and then you can also find the x k and y k which are the real and imaginary values of the location of the poles. तो आपको जब poles पता होते हैं तो आप डायरेक्ट HC of S कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर Chebyshev टाइप 2 फिल्टर, एंड सिमिलरली Chebyshev टाइप 1 फिल्टर के लिए जो एलिप्स है उसके मेजर और माइनर एक्सेस चेंज हो जाते हैं। तो डू हैव अ लुक एट the appendix B of your textbook जिसमें Chebyshev filter की डिज़ाइन का प्रोसेस गिवन है। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। विल ट्राई टू गिव यू एन असाइनमेंट वेरी सून जिसकी ड्यू डेट जो है वो 5th of June होगी। तो so this ends chapter 8 and हमने ये देखा है कि किस तरीके से FIR फिल्टर हम डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग दी विंडोइंग मेथड। जो नेक्स्ट हमारा जो फाइनल चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू दी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। ओके, और डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज जो है जैसे आपको याद होगा कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज थी। कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज इज फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, और अब हम कह रहे हैं कि हम डिस्क्रीट फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर सिग्नल्स विच आर डिस्क्रीट। तो उन्हीं डिस्क्रीट सिग्नल्स से हम जैसे कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन में फोरियर सीरीज सिर्फ कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स के लिए, मगर कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज से निकाल सकते हैं आप, और आप नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। इसी तरह फोरियर कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज, इसी तरह डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज जो है वो उससे भी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है। तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग दी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, बिकॉज वो आप फिर मैटलैब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उससे आपकी कंप्यूटेशन बहुत रीजनेबल हो जाती है, एंड आप कन्वोल्यूशन कर सकते हैं, आप जो है दो सिग्नल्स कन्वॉल्व हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनको फोरियर ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो FFT के फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग दी मेथड्स ऑफ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दैट इज द लास्ट चैप्टर इन आवर कोर्स जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। सो टिल देन आप इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें और वेट फॉर दी असाइनमेंट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।